विनोद बिहारी महतो केस लड़े और केस से डिग्री हुई, डिग्री से जो पैसा मिला वो विनोद बिहारी महतो रख लिए, जिसको तुझको कम बेसी दे हाँ, कम बेसी करके सबको अपना देते गए, सब खुश होता चला गया। उस समय पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी दिया जाता था। अच्छा, मतलब जब शुरू में गांव में लोग घूमते थे और पकड़ के होता है चलो काम करने। प्रेम महतो को 50 लाख रुपया इमीडिएटली, और आज उसके फैमिली को डिपार्टमेंटल ऑफर लेटर चाहिए। साथ में जो 25 आदमी हॉस्पिटल में है उसका भी ऑफर लेटर आज शाम तक चाहिए, तब आंदोलन रुकेगा, नहीं तो आंदोलन और बढ़ेगा। विस्थापित के लिए दलाल हूँ, मैनेजमेंट के लिए मैं दुश्मन हूँ। और आज भी मेरा मैनेजमेंट को मैं उंगली दिखा के बात करता हूँ, लेकिन विस्थापित गाली देता है तो मैं चुपचाप सुनता हूँ। आप सेल में ठेकेदारी भी करेंगे, आप आंदोलन भी करेंगे, आप विस्थापित की नौकरी की बात भी करेंगे, इतना चुत एक साथ संभव नहीं। अभी जो आ रहा है विस्तारीकरण के लिए, वो ठेकेदारी के लिए आ रहा है। वो नहीं, ये नहीं कहता है कि विस्थापित का पेंडिंग जो भी है, मैं बैकलॉग में अभी 20,000 मांग रहा हूँ। वही अतिक्रमण हमारा यहाँ से शुरू हुआ कि हम शिफ्ट करके आ गए पुनर्वास में। ज़मीन खाली मिला, ठेकेदारों ने, कंपनियों ने, BSL ने बसाना शुरू कर दिया और बसते चला। आप लोग वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ गए और वहाँ बाहरी लोगों को शिफ्ट करा, बाहरी लोगों को शिफ्ट करा दिए। कितना मौजा था, कितना गांव था, कितना पंचायत था, क्या था इसमें? मैं पहले बोला कि 9 पंचायत हमारा एक्वायर्ड हुआ और 5 धनबाद में, 4 हजारीबाग में, 4 हजारीबाग, 5 हजारीबाग में, 4 धनबाद में। हमने विस्थापितों से वादा किया था कि आंदोलन करेंगे, लाठी गुलाब खाएगा, गुलाब का खून गिरेगा, गुलाब गोली खाएगा, गुलाब जेल जाएगा, सब में हम आगे रहेंगे। लेकिन जब बहाली चालू होगा तो गुलाब पीछे रहेगा और आप लोग आगे रहेंगे। 1956 आसपास एक नोटिफिकेशन होता है प्लांट सेल के लिए पूरे बोकारो में, और उसके बाद मतलब बोकारो उस समय नहीं था, हजारीबाग और धनबाद जिला था, और उसके बाद अधिग्रहण होता। हम सेल की बात कर रहे हैं, बोकारो स्टील प्लांट जब लगाओ जो नोटिफिकेशन हो, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बातचीत को। और आज तक लगभग 70 साल हो गए और आज तक वो विवाद अधिग्रहण को लेकर, मुआवजे को लेकर, नौकरी को लेकर, पेमेंट को लेकर बहुत सारे विवाद लगातार जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से बोकारो में एक आंदोलन की चर्चा है विस्थापित महाजुटान की, और ये पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले कई बार आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी वो मुद्दे ज़िंदा हैं फिलहाल। हमारे साथ इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए विस्थापित संघर्ष मोर्चा के गुलाब चंद हैं, और बाकायदा ये मार्क्सवादी विचारधारा के नेता हैं। और अगर हम बोकारो के विस्थापित आंदोलन की बात करें तो शायद ही कोई इनसे पुराना लीडर होगा जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास सारी बातचीत है, जिनके पास जानकारी ज़्यादा है। तो इनसे बात करना ज़रूरी था कि हम तो पहले यहीं शुरू करेंगे। 65-70 साल हो गया और विवाद समाप्ति नहीं हो रहा है, ना मुआवजा का विवाद, ना रीपेमेंट का विवाद, ना बाकी और विवाद। देखिए, हमारे साथ पहला छल हुआ जो यहाँ बोकारो नाम था नहीं, यहाँ इस्पात कारखाना का शुरुआत के लिए माराफरी गांव को चुना गया था। लेकिन माराफरी 71 तक, 1971 तक माराफरी रेलवे स्टेशन था, माराफरी स्टील सिटी था, ये 1971 तक था। उसके बाद ही बोकारो हो गया, बोकारो नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ कारखाना खोलने के लिए जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुए और अपने देश के विकास के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं कि विकास के हर चीज़ के इस्पात की ज़रूरत होती है। तो ये नेहरू जी पहले अमेरिका गए। अमेरिका के सरकार ने कहा कि ये भारत में अभी तो नया नया है, यहाँ सुई भी नहीं बनता है, हम वहाँ शुरू करेंगे, मैनेजमेंट मेरे हाथ में रहेगा।
आपके लोग काम करेंगे। पंडित नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, मैनेजमेंट भी मेरा रहेगा, वर्कर भी मेरा रहेगा। आपका प्रशिक्षक के लिए पर टाइम एक टाइम बॉन्ड टाइम होगा जिसमें आपके लोग जाके हमारे लोगों को ट्रेन करेंगे। उस पर अमेरिका तैयार नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू USSR गए, रूस ने शर्त रखा, मैनेजमेंट तुम्हारी होगी, मैन पावर तुम्हारा होगा, टेक्नीशियन हम देंगे, और जब आपके लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग अपने लोगों को वापस बुला लेंगे। और जो आप माल उत्पादन करोगे, यदि मार्केट में वो माल नहीं बिकेगा तो वह भी माल मैं खरीदूंगा। तो यह तय करके रूस से पंडित जवाहरलाल नेहरू बोकारो आए। तो हुआ कि भाई एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाने के लिए सोवियत संघ से जब करार हुआ तो ज़मीन की खोज होने लगी पूरे बिहार में। देश में और कहीं हुआ होगा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पूरे बिहार में होते होते ये क्षेत्र हवाई सर्वेक्षण में ये क्षेत्र लायक हुआ। तो लायक हुआ तो पहला एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कहा कि जो उस समय का कागज़ में लिखा हुआ है, लोहा इस्पात कारखाना, नो बोकारो स्टील सिटी, नो बोकारो स्टील प्लांट, नो माराफर स्टील प्लांट, कुछ नहीं। लोहा इस्पात कारखाना के लिए हजारीबाग और धनबाद के बॉर्डर क्षेत्र में हम इसको स्थापित करेंगे। अच्छा, तब ये इलाका हजारीबाग जिला और धनबाद जिला का बॉर्डर आता है। हाँ, तो ये क्षेत्र हमारे लिए माकूल है, क्योंकि यहाँ रेल का, पानी का, जो ज़रूरत की चीज़ें, संसाधन है, सब अवेलेबल है आसपास में। नदियाँ हैं, गरगा है, इधर दामोदर है, उधर पानी के लिए हो जाएगा, सामने कोयला है, झरिया है, खुजरो माराफर स्टेशन। उस समय मैंने लाइन ज़रूर था लेकिन रेल चलता नहीं था। फिर भी हुआ कि आगे चल के इसको विकास करेंगे। तो इसकी चौहद्दी बनाया, उत्तर में गरगा डैम, गरगा नदी, और दक्षिण में दामोदर नदी, पूरब में गरगा पुल, और पश्चिम में पेटरवार थाना क्षेत्र का दीवार। तो ये क्षेत्र में एरिया को उसने लोकेट किया एक्वायर करने के लिए। तो इसमें कई विवाद आई, तकनीकी विवादें आई, तब उसको छोटा किया गया कि इसको तब यही 2 जिला के माराफरी के 5 पंचायत और धनबाद के 4 पंचायत को मिला करके ही 10 मिलियन टन इस्पात उद्योग के लिए स्थापना हम लोग यहाँ करेंगे। और उसी के हिसाब से जब पहला नोटिफिकेशन आया 9 अगस्त 1956 को, तब उसमें चौहद्दी को सुधारा गया और उसमें दिया कि हजारीबाग जिला के मारापरी, डुमरो, जरीडी, गोड़ाबाली और कुंडोरी, ये 5 पंचायत को उसने पहला नोटिफिकेशन में डाला, भेजा सबको। हाँ जी, इसको एक्वायर करना है। दूसरा में आया राउती, धंडबरा, महेशपुर और एक पंचायत पिड़रगढ़िया। तो ये 4 पंचायत को हम धनबाद जिला से लेंगे। लेकिन इसमें उलट हो गया
कि हजारीबाग का नोटिफिकेशन पहले होना था 9 अगस्त को, उसको 10 अगस्त को किया, और धनबाद जिला के 4 पंचायत को 10 अगस्त को होना था, उसको 9 अगस्त को जारी कर दिया। कन्फ्यूजन पैदा हुआ, और इसी कन्फ्यूजन के दृष्टिकोण से मैं एक किताब लिखा हूँ, खुशी, भ्रम, गम और विस्थापित। हम लोगों को खुशी भी हुआ लेकिन भ्रम में भी रहे, और गम भी हुआ ज़मीन दे के, इसका नाम है विस्थापित। यह मैं किताब बजाबते लिखा, और वो किताब में सारे सरकारी डॉक्यूमेंट के मटेरियल भरा हुआ है, अपना कुछ नहीं लिखा हुआ है। चुन चुन के ज़रूरतमंद चीज़ को मैं संकलित करके किताब बनाया। जब 1964 में 1962 में पहले हम लोगों को शिफ्ट किया गया, तो उस समय DPLR कार्यालय एक बनाया उद्योग विभाग के नियंत्रण में। ये हिंदुस्तान के किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान में ऐसा कार्यालय नहीं खुला, लेकिन बोकारो मारापरी में ये खुला, लेकिन इसका हेडक्वार्टर धनबाद था, शिविर कार्यालय स्टील गेट था। तो इसमें गांवों के सर्वे हुई, नापी जोखी हुआ, 9 धारा के नोटिस से बुझारत हुआ, गांव-गांव में कैंप लगा के कि 9 धारा के नोटिस में ये किसका दखल में है, ये ज़मीन किसका है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर XYZ का, उसको लेके DPLR के अमीन, DPLR के स्टाफ, उस समय DPLR में 5-5 IAS ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये लोगों ने सब डायग्राम को तैयार किया, और उसके बाद 12 धारा का नोटिस हम लोगों को जारी हुआ कि आपका ये ज़मीन का कीमत सरकार ने ये आका है, ये रुपया आपके नाम से है, आप आकर के शिविर कार्यालय से ले लें। कितना आका था पैसा भी? 12 आना डिसमिल से लेकर 1.5 रुपया डिसमिल तक, मात्र 1 डिसमिल 12 आना, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। तो उस समय कुछ प्रबुद्ध लोग थे यहाँ, दिनेश कुमार चौबे कसमार के रहने वाले थे, हजारीबाग में वकील थे। ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह हमारा ज़मींदार थे, उनके यहाँ आना जाना था। जब ये कारखाना की बात हुई तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और हुआ कि ये दाम कम है। तो दाम कम है, ये मुद्दे यहीं रुक गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का दबाव पंडित विनोदानंद झा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर आने लगा कि मैं जिससे इकरार किया हूँ सोवियत संघ से, वो जल्दी ज़मीन चाहता है, जल्दी काम करना चाहता है, इसलिए जो जितना पैसा लिया है उन गांवों को खाली करो। तो खाली कराने के लिए सब लोग अड़ गए कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, इसलिए कि हम लोग उजूरदारी के साथ पैसा उठाए हैं, उजूर आपत्ति के साथ, कि ये हमारा ज़मीन का वाजिब दाम नहीं है। तो लोगों ने समझाया बुझाया कि इसका ऐसा तरीका वो करके आप लोग फिर आगे लड़ के झगड़ के केस का पासा करके आप ले सकते हैं। सरकार उसका ऑप्शन उसी पेमेंट नोटिस में दिया हुआ है कि यदि आपत्ति है, नाकाफ़ी है पैसा, तो आप न्यायालय के शरण में जा कर के अपना दावा पेश कर सकते हैं, उस नोटिस में लिखा हुआ। अब उसके बाद हुआ कि 64 में इसको शुरू करना था। 26 दिसंबर को तय हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित विनोदानंद झा बोकारो शिलान्यास करने आएंगे, और सोवियत संघ का टीम भी आएगा। तो वो 64 का दिन 26 दिसंबर था, 1964 के 26 दिसंबर।
उसी दिन इसकी आधारशिला रखी गई। गांव खाली नहीं हो रहा था, चारों तरफ से ब्लास्टिंग करके वो रिसर्च कर रहा था, और ब्लास्टिंग से भी नहीं लोग डरे, तो वो लोग गांव-गांव में लोगों को खोजने लगे, इंटेलेक्चुअल लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को। हाँ, ठाकुर साहब के पास जाने में थोड़ा सा लोगों को मैंने इसलिए डरते थे कि थोड़ा वहाँ पहलवान वालों बैठा बैठी करते थे, तो वो बगल में ठाकुर साहब जो जमींदार थे, तो वो गांव में आए माराफरी में गोसाई टोला। मेरे दरवाजे के सामने में बड़ा नीम का पेड़ था और बहुत बड़ा चबूतरा था, तो सारे DPLR के ऑफिसर इंक्लूडिंग IAS ऑफिसर लोग सब आके बैठते थे। मेरे पिताजी का आदत था चाय पीने का, तो मेरे यहाँ आके बैठे, और उसके बाद हमारे पिताजी को लोग उस समय गुरुजी कहते थे, गांव में पढ़ाते थे बहुत दूर दूर तक, पलवैयार, दुधपनिया, कारीटाँड़, छतनटाँड़, ये सब में घूम के पारटाँड़ तो पढ़ाते थे। और ज़मीन का लेना देना लोकल होता था, उसका वो लिखते थे। इनके लिखने का पढ़े लिखे व्यक्ति मैंने, हाँ, लिखने पढ़ने वाला ज्ञान था। हाँ, कैथी में लिखते थे। ये इन्होंने अपना सोचा उपजा रहा था, हम दे दिए हैं तो हमको अब मोह माया नहीं रखना चाहिए। बोला ठीक है, हमको जगह दीजिए। साइड में हम लोग रहने के लिए मूड में नहीं थे, कारखाना बनेगा तो हम लोग दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो उसमें कुछ संभ्रांत लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बालीडी में आपको साइड दे रहे हैं। ये बिना काटा हुआ साइड था, इसमें डिमार्केशन नहीं था, मैंने खाली पड़ा हुआ जगह था खाली। हाँ, मैंने ये हो गया था कि ये पुनर्वास होगा। तो जब हो गया तो डायरेक्टरों ने कहा कि आप 3 खपड़ा अपने हाथ से उतार दीजिए। जो पुराना घर है, हाँ, यदि आप सहमत हैं, ज़बरदस्ती नहीं, सहमत हैं जो घर खाली करेंगे तो 3 खपड़ा अपने हाथ से निकाल दीजिए। वही हमारे पिताजी 3 खपड़ा निकाल दिए। बाकी डायरेक्टर जो है IAS हो या PS हो, अमीन, कानगो, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, चेयरमैन, सारे लोग मिल कर के सब कुछ उतारने लगे। और उस समय एक जीप था, जीप में टेलर था, वो उसी में खपड़ा हमारा यहाँ सब शिफ्ट हुआ, उसी में सब सामान हमारा शिफ्ट हुआ। हमारा बाद में हमारे मामा भी आए बगले में, उसके बाद शिवेश्वर झा, उसके बाद जनार्दन गोस्वामी जो बैंक मैनेजर मर गए। तो ये घर सिलसिला खाली होना होगा और सब लोग साइड में आने लगे। उस समय पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी दिया जाता था। अच्छा, मतलब जब शुरू में गांव में लोग घूमते थे और पकड़ के होता है चलो काम करने, तो काम करने के मूड में बहुत लोग नहीं था। तो परमानेंट नौकरी? हाँ, मैंने BSL वाला ही पकड़ के ले जाता था। तो कुछ लोग काम करते थे। हमारे बड़ा भाई स्वर्गीय जोगेश्वर प्रसाद ठाकुर, इनको पकड़ के ले गया काम करने के लिए, छोड़ दिए और चले गए BCCL में, बिल बाबू बोर्ड बन गए। यहाँ का काम छोड़ दिए। मैंने यहाँ काम इसलिए छोड़ दिए, जो काम से घर आए तो माँ और हमारी माँ के पप्पू वो चेहरा देख के बोला कि काला हो गया, ये काम नहीं करो बेटा, कल से काम में नहीं जाएगा। तो छोड़ दिए। तो 71 तक ज़बरदस्ती पकड़ के बेरोजगार उसको उठा के ले जा रहा है। DPLR और BSL लेते जा रहा था काम करने, डिस्प्लेस के नाम से नहीं, ऐसे ही काम। हाँ, चलिए काम करने, चलिए काम करने। 71 के बाद एक ट्रेनिंग हुआ हम लोगों का कि भाई हमारे पढ़े लिखे 1963 में KM जॉर्ज मुख्य नगर प्रशासक, उस समय वही सब कुछ मालिक होता था, MD कोई नहीं था, होता था। उन्होंने विस्थापितों के नाम एक अपील दर्ज किया और कहा कि विस्थापित जिनको हम किए हैं, जिनको पुनर्वास देंगे,
हम जो सेक्टर बनाएंगे, हम सेक्टर जैसा सुविधा पुनर्वास क्षेत्र को देंगे। हम चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित नौकरी, सुरक्षित, उनके शब्द में लिखा हुआ है सुरक्षित, उनके कागज़ में लिखा हुआ है सुरक्षित रूप से नौकरी देंगे। हम दुकान देंगे, सभी सेक्टरों में हम शॉपिंग सेंटर में दुकान देंगे। ये उनका चिट्ठी है। वो चिट्ठी का आज तक पालन नहीं हुआ। चिट्ठी है आपके पास? हमारे पास है। उसके बाद बहुत जल्दी की घटना हुई। 65 में नरकरा मौजा को नोटिफाइड किया गया। ये रोड के उस पर नरकरा मौजा है। जरीडी थाना, जरीडी पंचायत का एक पार्ट मौजा था, उनको नोटिफाइड 65 में किया। और 66 में एम शरीफ, सेक्रेटरी ऑफ बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने 103 एकड़ ज़मीन नरकरा का वापस कर दिया। वो कागज़ ऑफिस में दबा रह गया, किसी को मालूम नहीं, कोई डिस्प्लेस को जानकारी नहीं, और वो चलता चला गया। वो भी कागज़ मेरे पास है। प्लॉट नंबर, खाता नंबर के साथ ज़मीन वापस कर दिया। 1979 में एक चिट्ठी आई, A.K. बसु, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने बोकारो स्टील को लताड़ते हुए लिखा कि हम आपको ज़मीन कारखाना के लिए दिए हैं, कारखाना के बजाय आप ज़मीन हस्तांतरित कर रहे हैं, यह अवैध है, गलत है, इसलिए आप सारे ज़मीन को, मूल रैयत को वापस कर दीजिए। वो चिट्ठी, वो निर्देश लैंड एक्विजिशन एक्ट 28 के पॉइंट 3 या 4 में वो दर्ज हो गया। मैंने लैंड एक्विजिशन का कानून बन गया। वो चिट्ठी भी आपके पास है? तो वो भी चिट्ठी मेरे पास है। वो चिट्ठी सारे लोगों के पास है। ऑफिस में, ऑफिशियल ऑफिस में सब चिट्ठी है, लेकिन निकालता कोई नहीं है, पढ़ता कोई नहीं। तो ये ज़मीन वापसी की बात उसमें आ गई। लैंड एक्विजिशन एक्ट में है कि हम जिस पर्पस पर हम ज़मीन ले रहे हैं, 5 साल के अंदर यदि वो पर्पस को हम पूरा नहीं करते हैं तो वह स्वतः मूल रैयत को वापस होगा। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट में है। एक्ट को आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, गूगल से भी। पालन नहीं होता है? पालन नहीं हुआ। और इसी बीच में 71 में राउतडी में डोजरिंग हुआ। तो डोजरिंग होने लगा तो डोजर के आगे आके इमामुल हक खान लेट गए, क्योंकि वो बेगूसराय से आए थे। इमामुल हक खान विधायक थे बोकारो के? नहीं, उस समय एक लीडर के नहीं, मतलब बाद में विधायक बने ना? बाद में बने। तो बरौनी में कम्युनिस्टों के आंदोलन को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था और वो सोशलिस्ट पार्टी करते थे। तो वो आ गए बोकारो, उनका जोड़ीदार हो गया पारसनाथ तिवारी, अकलूराम मातो, एस.के. राय, ये सब लोग उनके राउतडी में हो रहा था। तो उस क्षेत्र में वो लोग वो आगे लेट गया, डोजरिंग नहीं होने दिए एक दिन के लिए, और फिर बाकी चलता चला, बढ़ता चलता चला। उसी पीरियड में हुआ था के.एम. जॉर्ज के चिट्ठी के मुताबिक कि हम विस्थापित शिक्षित परिवार को शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और नौकरी देंगे। तो उसी आधार पर ITI अधिनियम 1956 के अनुसार विस्थापित शिक्षित मैट्रिक पास किए लोगों को ITI कराने लगे। 5 बैच हुआ, 5 बैच ITI कराए। इमामुल हक खान ने मैनेजमेंट से अच्छा पैठ हो गया था भाई। उन्होंने कहा कि तुम पैसा खर्चा करके इनको शिक्षा दे के और जो काम कराओगे, मैं तुमको ट्रेंड आदमी दूंगा, मोल्डर, वेल्डर, फिटर, टर्नर, ऑपरेटर, पहले से पढ़ा लिखल तेज, मैं वो आदमी दूंगा एकदम एक्सपीरियंस होल्डर। हाँ, मैंने तुमको ट्रेंड कराने की जरूरत नहीं, ट्रेंड करा हुआ रहे। तो उस समय से विस्थापितों का ITI बंद हो गया
और वो ट्रेंड करेगी कि ये लोग बिहार से, यूपी से, जो बरौनी में थे कारखाना में, वो सारे लोगों को यहाँ वो लाने लगे। और उसी समय से ये अतिक्रमण क्षेत्र हो गया कि जहाँ जहाँ लेबर आए, ठेकेदार आए, कंपनियाँ आई, में जो लोग आए, वो LH का जो सारा ये कुर्मी के बार चले जाइए कूलिंग पॉइंट तक, ये सारे जगह पर कंपनियों का, अलग अलग कंपनी को मिला तो वह के लेबर कहाँ रहेगा, तो आपका ये है, तो उसको कोई जोशी कॉलोनी का, कोई मिश्रा कॉलोनी का, कोई मनसा सिंह गेट का, कोई हरिचरण कंपनी का, कोई जो कंपनियों के नाम से चलता चला वही अतिक्रमण हमारा यहाँ से शुरू हुआ कि हम शिफ्ट करके आ गए पुनर्वास में। ज़मीन खाली मिला, ठेकेदारों ने, कंपनियों ने, BSL ने बसाना शुरू कर दिया और बसते चला। आप लोग वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ गए और वहाँ बाहरी लोगों को शिफ्ट करा, बाहरी लोगों को शिफ्ट करा दिए, जिसमें एक पक्ष में इमामुल अली खान भी दोषी हैं, इसलिए कि बाहर के लोगों को लाए तो रहते कहाँ, बाहरी लोगों को कोई घर में भाड़ा देता नहीं था हम लोग, तो इसलिए उन लोगों को बसाया। हमारा वहीं से शुरू हुआ अतिक्रमण, वहीं से नौकरी में भी अतिक्रमण हुआ, ज़मीन से भी। अच्छा, वो एक बात जो बार बार नेता लोग मंच से भाषण में भी कहता है, कई लोग कहते हैं 64 मोजा 84 गाँव, ये एक बार जिक्र होता है 64 मोजा 84 गाँव, 64 मोजा 84 गाँव, जहाँ भी भाषण होता है यही गाँव होता है। एक्चुअली क्योंकि आप सबसे पुराने लीडर कहे तो, अगर आप, क्योंकि आपके सामने सब कुछ हुआ है, कितना मौजा था, कितना गांव था, कितना पंचायत था, क्या था इसमें? मैं पहले बोला कि 9 पंचायत हमारा एक्वायर्ड हुआ, और 5 धनबाद में, 4 हजारीबाग में, 4 हजारीबाग, 5 हजारीबाग में, 4 धनबाद में। अब अनुभव की कमी के हैं, या अति उत्साहित के हैं, या पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ। ज़मीन संबंधी बात उतना मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि टोला के बाद गांव, गांव के बाद मोजा के बाद पंचायत होता है। तो कई टोला मिला के एक गांव होता है, कई गांव मिला के एक मोजा होता है, कई मोजा मिला के एक पंचायत होता है। हमारे यहाँ जो लिया गया ज़मीन 64 गांव है, हम उसको गांव कहते हैं। ग्राम, आप ग्राम भी कह सकते हैं, आप उसको मोजा भी कर ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। 64 गांव, जिसमें रेवेन्यू विलेज कह सकते हैं, रेवेन्यू विलेज, तो जिसमें 49 विलेज बोकारो स्टील कारखाना के लिए है, जहाँ भी प्लांट है, अगल बगल कुछ जो अतिक्रमित है, वो सेक्टर जो बना है वो उसी में। मैंने 49 गांव जो है रेवेन्यू विलेज जो है वो 10 मिलियन टन प्लांट के लिए वो उसी में अपना को ये वाटर सेक्टर, मार्केट, ये सब करने का। अब हमारे लोग जानना नहीं चाहते हैं, या बहुत सर्वसाधारण रूप से कह देते हैं 64 मोजा 84 गाँव। ये गलत है। जो ऑफिसर लोग समझ जाते हैं कि ये नेताजी को ज्ञान में कमी है। तो चला रहा, किसने शुरू किया ये बातचीत, कैसे ये बातचीत आया? आपको तो होगा जानकारी, कहाँ से निकल के आ गए ये 64 मोजा 84 गाँव? हम सुने, क्या नाम था भर्रा का, एहसान जानी से। उसके पहले 64 मोजा 84 गाँव कोई नहीं बोलता था। एहसान जानी से शुरू हुआ 64 मोजा 84 गाँव, और उसको चलते सब कर दिया। अकुलराम महतो को भी कवर कर लिया, उनके मुंह से भी निकल गया 64 मोजा 84 गाँव। जो सबसे अनुभवी पढ़े लिखे थे उनको भी उस दायरे में लिया। तो ये 49 गांव कारखाना के लिए था, रेस्ट गांव पुनर्वास क्षेत्र के लिए था। उसमें 2 गांव तारमी और तुरियो भंडारीदह के लिए एक्वायर्ड हुआ। इसी DPLR कार्यालय से, इसी कारखाना के माइंस के लिए
किरीबुरु, मेघाताबुरु, ये सब जगह पर भी कुछ गांव कोल्हान साइड में। वहाँ आयरन और वहाँ से आता है, तो उसको वो भी एक्वायर किया यहीं से। जब पेमेंट रीपेमेंट का क्या मामला है? पेमेंट हम लोगों को उस समय कोड़ी के भाव मिला 12 आना 8 आना डिसमिल, 1.5 रुपया तक लास्ट। 1.5 रुपया तक बहुत ज़्यादा गया होगा, जो हमको जानकारी नहीं है। तो बहुत लोगों को चेहरा के अनुसार 2 रुपया भी हुआ होगा डिसमिल। तो विरोध नहीं हुआ उस समय? कोर्ट न्यायालय इतना कुछ हो गया? न्यायालय कोर्ट जाने के स्थिति में उस समय यहाँ के लोग उतना सक्षम नहीं थे, गरीब लोग थे। और हमारा यहाँ से हजारीबाग ज़िला के लिए आने यातायात का साधन नहीं था। मैं खुद एक केस में अपने पिताजी के साथ 3 बजे भोर मारापरी से निकले और 11 बजे हजारीबाग कोर्ट पहुँचे थे पैदल। रास्ता में 2 गो नाला पड़ता है, 2 गो, एक नाला में मड़ुआ का सत्तू खाते थे और दूसरा नाला में मकई का सत्तू खाते थे, और तब हजारीबाग पहुंचते थे। और ओकनी में एक रूम मिलता था हम लोगों को उस समय 5 रुपया में एक रूम, 2 ही आदमी सो सकता है ओकनी हजारीबाग में। केस लड़ना है तो हम लोग एक दिन पहले पहुंचते थे, उसी में रहते थे। दूसरा दिन कोर्ट देखे और वहाँ से फिर हम लोग 3 बजे 4 बजे चलते थे, वो पैदल भाया विष्णुगढ़। तो कोई तो कोर्ट टूट गया होगा रीपेमेंट के लिए या मुआवजा कम की? रीपेमेंट के लिए बहुत देर हो चुका था। बहुत देर के बाद दिनेश कुमार चौबे का शुरुआत किया हुआ। बहुत देर के बाद जब वो नोटिस को देखा गया, पढ़ा गया, किसी ने अध्ययन किया, तो हुआ कि कोर्ट जाने से हमारा बढ़ेगा। तो उसको लोगों ने सबसे नज़दीकी विनोद बिहारी बाबू को अपना समझा, हमारे ठाकुर साहब भी उनको अपना समझे। विनोद बिहारी महतो, हाँ, उनको हुआ कि भाई आप रीपेमेंट के लिए उसको डिक्रेटल अमाउंट कहते हैं, उसको हिंदी में जयघोष राशि कहते हैं। तो इसके लिए अप्लाई किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। वो लड़े, कई जीते, कुछ लोगों को कुछ पैसा दिए, जितना डिग्री हुआ सब रैयत को सारे के सारे डिग्री पैसा नहीं मिला। तो कौन रख लिया? विनोद बिहारी बाबू जो जितना चाहा, जिसको बुझाया उतना पैसा देके हो गया, तुम्हारा हो गया काम ख़त्म। कितना मिला तुमको ज़रूरत नहीं जानने का। तुमको मिला था 500 रुपया, तुमको अभी 5000 मिल रहा है, जाओ। विनोद बिहारी महतो केस लड़े और केस से डिग्री हुई, डिग्री से जो पैसा मिला वो विनोद बिहारी महतो रख लिए, जिसको तुझको कम बेसी दे दिया। हाँ, कम बेसी करके सबको अपना देते गए, सब खुश होता चला गया। पता नहीं कितना मिला, नहीं पता नहीं, किसी को स्कैम हो गया, तो हम उसको कह सकते हैं। तो मतलब अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना होगा। हाँ, यही स्थिति है जयघोष राशि का। अभी हम लोग एप्लीकेशन किए हैं, कनारी के पानू महतो का डिग्री मिला है, तो ये हजारीबाग के 5 पंचायत को आशा बंधी है, उनका पेमेंट हो जाएगा। उनके बेटा लोग सब सही सलामत यदि वो पैसा ले लेंगे, 1,85,00,000 या कुछ डिग्री हुआ है उनको, सूद दर सूद जोड़ के कोर्ट ने दिया है। तो वो पैसा उन लोग जिस दिन विड्रॉ कर लेगा, हमारा ये 5 पंचायत उसका हकदार हो जाएगा। एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और हुआ कि उसी के आधार पर ये और लोग जाएंगे, ये एप्लीकेशनों को डालेंगे। जाएंगे नहीं, बजाते गए हैं। हम लोगों ने 28 के आधार पर एप्लीकेशन करके रखा हुआ, DPLR में मोटरी बांध के रखा है। जिस दिन पानू महतो का पेमेंट होगा, ये 5 पंचायत के लोग। डिग्री हो गया पेमेंट काहे नहीं कर रहा है? डिग्री हो गया तो कुछ तो सरकारी वकील रोकता था, अब डिग्री हो गया तो सरकारी वकील को भी लालच हुआ कि हमको क्या परसेंटेज दोगे। जो विनोद बाबू को हुआ था, जो अपना वकील रखा पानू महतो, तो वो अपना वकील को भी हो गया कि हमको कितना दीजिएगा।
DPLR के लैंड एक्विजिशन विभाग जो है उसके लोगों को भी हुआ कि हमको कितना दीजिएगा, परसेंटेज क्या दीजिएगा। डायरेक्टर को भी हुआ कि हमको परसेंटेज, तो डायरेक्टर इस सब को देखते 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 कुछ DCO को भी हो गया कि तुमको DPLR का प्रभार देंगे, इतना पैसा लेंगे। कुछ दिन पहले ये हुआ कि DC ने प्रभार दिया दूसरे ऑफिसर को कि तुम DPLR बनो, इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा आता है। उसी में कुछ लोगों को मिला है, कुछ को बाकी है, उसी में अटका हुआ है। उसी में अटका हो जाएगा ये तय? लगा रहेगा तो हम नहीं तो हमारा बेटा वसूल पैसा उठाएगा। अच्छा, अभी जो विवाद नया चल रहा है फिर से, हम मेरा उम्र 32 साल हो गया और हम लगभग 20 साल से तो होश संभाले हैं और देख रहे हैं, आंदोलनें देख रहे हैं बोकारो में, कभी फलना नेता, कभी फलना नेता, कभी फलना नेता। फिर से एक आंदोलन शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं महाजुटान के नाम पे लोग घूम रहे हैं। आपको कुछ पीछे ले जाएंगे। 1982-83 में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बालीडीह ब्रांच का सेक्रेटरी था और मेरा आना जाना पैदल, यहीं बालीडीह से पैदल सेक्टर 3 आना जाना था। उस समय कुछ GOT का नाम विस्थापितों के आया था, कुछ GOT का नाम प्रस्तावित हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, मैक्सिमम को फेल कर दिया गया। वो लोग एजिटेशन करने लगे, लाठीचार्ज हुआ, गया वो रगदा रगदी हो गया। हम 1983 की बात में बता रहा हूँ। 1983 में हमको भी इंटरव्यू लेटर आया और उस समय हमको यहाँ से लेके धनबाद के DPLR के सारे स्टाफ ऑफिसर सहित सब जानते थे। तो मैं बालीडीह मोड़ पर एक चाय दुकान पर बैठा हुआ था, कुछ लोग इंटरव्यू दे के आया, जिसमें ठाकुर साहब का चचेरा भाई भी था, अहमद सौदागर का बेटा भी था। बोला चाचा हम लोग पास नहीं करेंगे, इंटरव्यू तो दिया, फेल कर गए। क्यों भाई? बोला 52 किलो का बोरा उठाने के लिए कहता है, तो हम लोग 52 किलो का बोरा ना उठा पाएंगे ना पास होंगे। मैं दूसरा दिन गया तो इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए थे DPLR के असिस्टेंट डायरेक्टर RD जायसवाल, बड़ा बाबू कामेश्वर शर्मा और BSL के तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफिसर करण साहब। मैं जैसे ही घुसा हमको तो रोक दिया गया कि भाई आपके लिए मैं रिकॉर्डर के लिए बात कर लिया हूँ, आप इंटरव्यू मत दो। मतलब मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, चूँकि मैं उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का ऑल टाइमर हो चुका था, न नौकरी करना था न ये करना था, हमको नौकरी नहीं करना। हम देखने आए हैं सिस्टम क्या चालू होगा, उसके बाद तो घुसने नहीं दीजिएगा। तो बड़ा बाबू बोले कि उसी बोरा को जो उठाता है उसको पास करते हैं, जो नहीं उठा सका फेल कर दिया। तो हम बोले कि यहाँ तीनों मिल के आप उठा दीजिए, तो हम भी साथ देंगे। तो क्या मजाक करते हैं? हम बोले कि देखिए जब हम नहीं उठा सकते हैं, मैं 83 में अपने स्वभाव में था, मैं अपने स्वभाव में था, तो बोले मैं जब नहीं उठा सकता हूँ तो जो इंटरव्यू देने बाहर आया है वो इसको उठा सकेगा? इसमें है क्या? तो कुछ जवाब नहीं मिला तो मैं बोरा खोल दिया। मैं बोरा खोला तो हाथ डाला तो उसमें लोहा का पिंड था और बालू था। तो लोहा के पिंड को बगल में स्टील का अलमारी था BSL का, मैं लोहा का पिंड को उसमें डालने लगा तो वो लोग बोला कि 1 मिनट रुकिए, हम लोगों को बाहर जाने दीजिए। तो करण साहब, ये RD जायसवाल, बड़ा बाबू बाहर चले गए और मैं उसको इतना कम किया
उसको 15 किलो में लाएगा। एक बहुत दुबला पतला लड़का यहीं बालीडी का था, रथु केवट नाम था, हम लोग मजनू नाम से बोलते थे। रामलाल केवट का बेटा, ये जानता होगा, मनीलाल केवट का भतीजा। हम बोला तुम उठाओ तो वैसे करके उठाया, बोला हम आप उठा ले भाई, तो लेकिन उठाने में, इंटरव्यू देने में फेल कर गया, नहीं उठा सका। ऐसे टेस्ट में उठा लिया। तो 15 किलो में जब हम इंटरव्यू दिलाना शुरू किए तो हमारे प्रसिद्ध नेता लोग, बाबू समरेश सिंह, बाबू अकलूराम महतो, बाबू SK राय, बाबू दिनेश कुमार चौबे से लेके जो भी नेता हमारे थे विस्थापित क्षेत्र में हवा कर दिए कि गुलाब ने इंटरव्यू कैंसिल करा। वहीं बगल में बरुआ कैंटीन था। जब ये हल्ला हम सुने जे भाई हमने कैंसिल करा दिया, तो बरुआ कैंटीन में मैं बैठ गया। बरुआ कैंटीन सरदार जी का था। सरदार ने कहा क्यों जी नेताजी, मन चुपचाप है, चाय पियो, आपके साथ मैं भी पीऊँगा। तो हमको चाय पीने का मन नहीं था, साला हमरे गलती से इंटरव्यू गड़बड़ा जाएगा, तो हम तो जोश में कर दिया। तो चाय हम बहुत कष्ट से पिए, और पीते पीते 5 जब बज गया, 5 बज गया तो विस्थापित मेरे पास नहीं आया। ऑफिसर आया कि 100% रिजल्ट पास। जितने लोग इंटरव्यू दिए वो 2-3 को छोड़ के, मैंने उसको बोलिए 99.9% पास। अब बोर्ड में साट दिया पास, नौकरी हो गया। लेकिन फिर भी विस्थापित आपके खिलाफ रह गए। हाँ, अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ। तो वो उस दिन हो गया। दूसरा दिन भी उसी 15 किलो में हो गया। मैंने 1 सप्ताह इंटरव्यू चला 15 किलो में, जिसको आप करा दिए। 52 किलो को 15 किलो करा। 52 किलो को 15 किलो। तो जब पहला दिन जब हम किए, तब हमको बरुआ कैंटीन खोजते खोजते जयसवाल साहब और बड़ा बाबू आया। बोले आप इतना बड़ा काम कर दिए, एक काम और कर दीजिए। बोला बोलिए। बोला उस समय CPM सबसे बड़ा ऑफिसर प्लांट और बाहर, उसी के कंट्रोल में CPM हुआ करते थे, पोस्ट होता था CPM। UK चौबे, उमाकांत चौबे, उनके यहाँ में बोले कि उनके यहाँ टेबल पर रखा हुआ है 666 विस्थापित का लिस्ट, जो DPR से आया है। उसमें लिखा गया था द्वितीय चक्र, इसलिए उसको इंटरव्यू नहीं हुआ। तो RD जायसवाल ने कहा कि उस फाइल को आधा घंटा के लिए आप यदि ला दीजिएगा तो इसी दौर में वो 666 भी पार लग जाएगा। हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं। मैं गया तो मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर गया सिंह वहीं से निकल रहे थे। कहाँ आया, मतलब कि चौबे साहब से ज़रा भेंट करने। जाओ। तो मैं 2 कदम गया सिंह के पीछे गया और लौट गया, और लौट के घुस गया। क्या हाल है गुलाब, क्यों आया? हम बोले गया बाबू बोले कि एगो 666 का लिस्ट आया है सर DPLR से। तो उसमें गया बाबू बोले कि अपने लोगों का कितना नाम है, जाके चौबे जी से मांग के लाओ। तो जबकि कोई बोले नहीं, तो बोला कि हम एक शर्त पर ये 666 का लिस्ट फाइल देंगे, हमको 1.25 घंटा में चाहिए लिस्ट। शाम का टाइम था, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था 5 बजे, शाम का टाइम था, और हम 6 बजे निकल जाएंगे। हम 1.25 घंटा टाइम देंगे, तुम 1.25 घंटा लेके जाओ सेक्टर 3, और वहाँ से गया बाबू को दिखा के जल्दी ले आओ। हम वो लिस्ट लेके आया तो गया बाबू के यहाँ क्या जाएंगे, सारे लोग DPLR कैंप ऑफिस चले आए मरापरी, और ये उस एक पन्ना को फाड़ दिया और उसमें लिख दिया प्रथम चक्र, और सभी लोग साइन करके मुहर दे के तुरंत दे करके हमको एक दूसरे आदमी के मोटरसाइकिल से ADM भेज दी। हम चल गए, 1.25 घंटा से पहले ही वो दे दिया। 2 महीना के बाद उनका भी इंटरव्यू हो गया, वो भी नौकरी हो गई।
644 लोग, 666 66। उधर जो हुआ सो हुआ। 15 किलो से जो हुआ ही 266 हो गया आपका एक। तो वो जो 82-83 में हुआ वो डिस्प्लेस करके नौकरी हुआ। 666 भी डिस्प्लेस करके हुआ। 1971 तक जो नौकरी हुआ था वो डिस्प्लेस करके नहीं हुआ था। मैंने डिस्प्लेस करके हमको मात्र 6-7-8 हज़ार लोगों को नौकरी मिला अभी तक में। अभी तक में 60 यही साल में, 60-70 साल। कहा है कि 71 तक जितना लोगों को नौकरी दिया, BSNL ने पकड़ के नौकरी दिलाया, उसका भी स्टाफ नंबर को जोड़ करके और वो 16,000 पूरा देता है। 16,000 पूरा दे रहा है। तो मैं उसका आपत्ति करता हूँ कि भाई आप आदिवासी कोटा में गया उसको भी डिस्प्ले सर्टिफिकेट, हरिजन कोटा में गया उसको भी डिस्प्ले सर्टिफिकेट, ऐसे गया वो भी विकलांग में जिसका गया, जमीन नहीं गया उसको भी डिस्प्ले सर्टिफिकेट। आप इस सर्टिफिकेट लेकर के और इसको 16,000 कर दिए। तो 16,000 है कहाँ? यदि 16,000 है तो नियम में है जैसे DVC में, जैसे कोयला में, एक अवार्डी एक नौकरी। तो हम 36,057 अवार्डी हैं पूरा 64 गांव में। आपने 16,000 दे दिया, मैं मान लिया, 20,000 बचता है। एक मुश्त 20,000 बहाली चालू करो। इस बीच में 83 में एक चिट्ठी आई कि चिट्ठी मैं लिखवाया। मैं ADM गया, उस समय ADM खुला था। तो हुआ कि भाई एक्स मिलिट्री मैन 360 लोगों का इंटरव्यू कल से है। मैं वैसे ही पैदले आया। हमारा परी SD प्रसाद उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बोले सर चतुर्थ श्रेणी में एक्स मिलिट्री में लिख के कल से बहाली हो गई। क्या बोलता है? वो गाड़ी जीप स्टार्ट की और तुरंत ADM आए। मालूम हो गया, लौट के गए क्या, वो लौट के धनबाद चले गए और डायरेक्टर से चिट्ठी लिखवाए, फैक्स करवाए कि वो चतुर्थ श्रेणी में एक्स मिलिट्री मैन की बहाली नहीं होगी। वो चिट्ठी DP महेश्वरी ने लिखा और रोक लगा दिया। DP महेश्वरी ने बोला चतुर्थ श्रेणी का नौकरी आरक्षित है विस्थापित के लिए, इसलिए एक्स मिलिट्री मैन हो या और कोई हो उसमें किसी की नौकरी नहीं होगी। फिर उसी ने 1983 में RC बैस ने एक चिट्ठी लिखा कमिश्नर को, हजारीबाग कमिश्नर, कि बोकारो स्टील में जो नौकरी हो रही है वो सरकार ने तय किया है, जिसका संकल्प संख्या ये है। उसके आधार पर चतुर्थ श्रेणी में विस्थापितों को ही आरक्षित देना है, बाहरी को नहीं। ये शब्द लिखा है, बाहरी को नहीं। चिट्ठी है आपके पास? हाँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चिट्ठी है, उसके उसी का आधार पर बोल रहा हूँ। तो वो चिट्ठी लिखा। फिर एक 83 में एक चिट्ठी आई RC बैस का ही। उस चिट्ठी पर हम खुशी भी हैं और थोड़ा सा भय भी है। खुशी इसलिए है कि उस चिट्ठी में वर्णन तो किया चतुर्थ श्रेणी का, शिक्षित करके प्रशिक्षित करके नौकरी देने का, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दिया कि एवरीथिंग बीइंग इक्वल, देन उसके फैमिली से दूसरे तीसरे चौथे आदमी को भी नौकरी देना है। तो जब हमारा घर उठ गया तो हम आ गए, तो हमारा भाई भी आ गया, तो एवरीथिंग बीइंग इक्वल, तो वो दूसरा चक्र तीसरा चक्र करके नौकरी उस समय चलता था। तीसरा जो पॉइंट दिया था वही हम थोड़ा सा उसको डरते हैं और ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ों में भी, बोकारो में भी कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। चौथा नंबर में जो पॉइंट दिया है कि जो घर खाली नहीं करेगा उसको नौकरी एक नहीं दिया जाएगा, मैंने उसका नाम स्पॉन्सर नहीं किया दिया। तो वो नहीं पढ़ते हैं जिस पर बहस हो रहा है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के लोग आते हैं कि घर खाली नहीं किया तो नौकरी कहाँ से मांग दी। तो वो उधर तक नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि शिक्षित बेवकूफ़ होते हैं, कहा कि पूरा कागज वो पढ़ नहीं रहे हैं, आधे पढ़ करके वो जा रहे हैं। फिर ये चलता चला गया और मैं 1990 में 7 आदमी मिल के एक धरना, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर,
ये बैनर उस समय हंसुआ हथौड़ा नहीं था। इस बैनर, इस नाम में जोगेश्वर महतो बाटुल, राजेंद्र महतो, उमाकांत रजक, एहसन राय, जावेद हुसैन, तौहीद अंसारी, मैंने जना मोड़ से लेकर के समूचे लोग इसमें जुटे और एक अच्छा प्रदर्शन हथियारबंद हुआ। तो हथियारबंद प्रदर्शन में थोड़ा एग्रेसिव था मेरा एक्शन, और वहीं मैं घोषणा कर दिया कि गरगा डैम फलाना तारीख को काटूंगा। और इसके लिए एक मीटिंग रखी गई उकरीद में, तो बहुत लोग भाग गए, पिछवा गए कि जेल जाएंगे तो बेटा के लेवन चूस के लिए मरेगा, इसलिए गुलाब के साथ इस आंदोलन में हम लोग नहीं जाएंगे। तो बलबीर सिंह उस समय CPM हुआ करते थे, पंजाबी थे। तो जब हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया था 3 बजे, और हमारे उसी में से, इसी ग्रुप में से कुछ लोग 11 बजे, उस समय एम्प्लॉय थे एहसन राय, एम्प्लॉय थे बाटुल, एम्प्लॉय थे उमाकांत रजक, एम्प्लॉय थे राजेंद्र महतो, 11 बजे चल गए। ये लोग 11 बजे जाके बोले कि हम लोग को इस आंदोलन से अब कुछ मतलब नहीं। 3 बजे मैं जब गया तो वहाँ की तो मीटिंग तो हो गई। हम बोला हम लोग अभी आ ही रहे हैं, 3 बजे आप रेडी। हाँ, तो कुछ लोग बोले कि अब आंदोलन से, तो इसी पर हमने 7 आदमी मिला करके अपना सिंबल डाला। हम हंसुआ हथौड़ा में लाल झंडा वाला था, तो हुआ कि भाई जब हम ही को अकेले लड़ना है तो हम अपना ढंग से लड़ेंगे। तो हम बैठ गए 11 मई 1990 को धरना में ADM में, और 7 मई को और 12 मई को मैंने हमको चिट्ठी दिया कि हमारे यहाँ कोई बहाली नहीं है। लेकिन उसी दिन चाईबासा और रांची से कुछ लोग इंटरव्यू देने आया उसी 4th क्लास में, तो वो लोग आके धरना में बैठ गए कि भाई हम लोग को इंटरव्यू देने जा। तो हम लोग भी अपना सोचे लगे कि ज़रा देखें कागज़ देख करके बहुत होशियारी से उसका फ़ोटोकॉपी हम लोग किया। मैंने उन लोगों को नहीं मालूम होने दिया जब आपका लगे, और उन लोगों को हम लोग पहुंचा दिए कि यहाँ आप लोगों का इंटरव्यू हो। तो अभी खुला नहीं था, तो खुलेगा तो इंटरव्यू होगा। हम लोग के यहाँ बैठक होकर के तय हो गया कि हंगामा करना है, तो हम लोग घुस गए ADM बिल्डिंग, टेबल प्राइवेट पटका पटकी सब कुछ कर दिया, इंटरव्यू कैंसिल हो गया। हम लोग फिर धरना में आए, माइकल निकले, माइकल को बांध के हम लोगों ने रखा चौराहे पर, ADM के चौराहे पर बांध के रखा। AK सेठ उस समय यहाँ SP थे, धनबाद से उन्होंने मंगाया घुड़सवार पुलिस गुलाब को अरेस्ट करने के लिए। और बड़ी अफसोस के साथ है कि हमारे 2 नेता अकलूराम महतो और समरेश सिंह, इन्होंने SP पर जोर दिया कि लाल झंडा का टेंट को कबाड़ के फेंको, ये हाइवॉक क्रिएट कर रहा है। लेकिन उन्होंने FIR किया नहीं, उन्होंने हमारा कैंप नहीं उठाया। मदन मोहन झा IAS ऑफिसर धनबाद DC थे, वो बुलाए, हम लोग गए और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मा दिया कि ये डिमांड है, ये कागज़ है, ये सरकारी पेपर है, इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, यही प्रोसेस है। वार्ता होने लगी, वार्ता के लिए लाइजनिंग किया सिटी मजिस्ट्रेट ने। तो वार्ता में मैं उस समय CPM हुआ करते थे R रामाचंद्रन, मैं थोड़ा गाली देता था। मैं भाषण में अपने उमंग में थोड़ा के स्वभाव में असंसदीय शब्दों में गाली देते थे। तो बोला उस आदमी से मैं कभी बात नहीं करूँगा। अच्छा, वो बोले आपसे बात नहीं करेंगे? हाँ, अपने सभी लोगों को बोल दिया कि उस आदमी से बात नहीं करेंगे, उसको ADM आने देना है। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के दबाव और DC का ऑर्डर में 21 तारीख को हम लोगों की बैठक हो, 21 जुलाई 90 को। तो उस दिन हो गया, क्या कहते हैं उसको, प्रारूप तैयार हुआ जो किस किस मुद्दे पर बात करना है। 23 तारीख को हमारी वार्ता फुल फ्लेज हुआ। 23 तारीख को वार्ता में जाने से हुआ कि भाई और लोग भी थे, हमारे 14-15 लोग थे।
मैं कुर्सी पर बैठ नहीं रहा था। भाई बैठो, बात शुरू करो। हम बोला कि बैठेंगे, बात शुरू करेंगे तब। जब जीओटी में जो लोग फेल किए, जिसको पढ़े लिखे लड़के, उनको 12 नंबर ग्रेस दे के पहले पास करो, जितना पास होगा 12 नंबर दो। 12 नंबर ग्रेस दे के उसका पेस्ट करो। हमारा आदमी आके बोलेगा पेस्ट हो गया 12 नंबर ग्रेस दे के। उसमें 710 लोग थे, जिसमें शांति भारत भी था, ये राजकिशोर भगत भी था, वरुण सिंह भी थे। ये सब उसी ग्रेस में हुए। मैंने ये 8 नंबर नहीं ला सकते थे, लिखित में 8 नंबर नहीं लाए, वो 12 नंबर ग्रेस मिला तभी तो दिया हमको। एक आदमी आके उस्मान अंसारी नाम है अगड्डी का, वो बोला कि हाँ दादा 160 दिया। कितना है रे? तो दूसरा आदमी आके बोला कि 710। हम बोला बैठ के बात करेंगे। तो बैठ के बात किया। डीपीएलआर से मैं पूछा कि भाई आपके पास लिस्ट क्या है? मेरा तो नारा था जब 20,000 25,000 से कम नहीं, दोस्ती दुश्मनी का गम नहीं। तो हमको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर हिंट किया था कि बहुत लोग हैं, एक का भी वैकेंसी आएगा तो सबको भेजेंगे। तो इसलिए हमारा नारा हो गया कि 25,000 से कम नहीं, दोस्ती दुश्मनी का गम नहीं। तो हुआ कि जो डीपीएलआर ने भेजा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, आप उसका इंटरव्यू लो, बहाली चालू करो। 85 से बहाली बंद है, चालू करो। एग्री हो गया। एग्री हुआ तो डायरेक्टर उस समय प्रभार में थे ईजे सोरेन और एसडी प्रसाद दोनों थे। बोला गुलाब जी एक बात बोले इसमें जोड़वाने के लिए। हम बोले आप डायरेक्टर हैं, हमको बोलते हैं, आप जोड़वाइए। तो बोला कि लेवा टाँड़ का 126 आदमी है, उसी से रोड जाना है, रोड बाधित है, तो वो 126 को जोड़वा दो ना। बोले आप डायरेक्टर हो, आप डायरेक्टर हो, हमको बोलते हो जोड़वा दो। नहीं भाई, बात आपसे हो रही है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो आपके माध्यम से ना हम बोलेंगे। हम बोले 126 को जोड़ो। तो लेवटाण के 126 आदमी को 285 आदमी प्लस 126 की इंटरव्यू हुई। ये अलग संगठन बना लिए भोला महतो के नेतृत्व में, जिसको डिसू कहते हैं। मैंने मैं लड़के नौकरी दिलाया तो डिसू बन गया मेरे संगठन। अभी वाला का हम आपको पूछे क्या होगा तो आप इतना पीछे काहे चले गए? नहीं, अभी क्या बोले ना, हम ये आपसे पूछे कि अभी जो आंदोलन हो रहा है उसका क्या होगा, तो आप इतना पीछे चले गए। देखिए, अभी जो आंदोलन शुरू हुआ, ये भी शुरू हमरे से है। हमने बैठक 32 संगठनों का एक विस्थापित संयुक्त परिवार बनाया था, जिसका मैं कन्वेनर था। अतुल श्रीवास्तव से वार्ता हुई और हुआ कि भाई अभी आप डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकते हो, सरकार का पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमको वैकल्पिक व्यवस्था दो, हमारे लोग भूखे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम देखो, हम अप्रैल और अक्टूबर में 500 आदमी को अप्रेंटिस कराएंगे। हम बोले अप्रेंटिस कराइएगा तो ITI अधिनियम 1956 के अनुसार। तो हमारे साथ बैठने वाले लोग, ये 32 में 31 अध्यक्ष को ये ज्ञान नहीं था कि वह क्या है उसमें, ना वो हमसे पूछे। मैनेजमेंट मान गया कि ठीक है। तो ये 156 किया है, मैनेजमेंट से गुलाब मिला हुआ है, मैनेजमेंट ये गुलाब जो बोलता है मैनेजमेंट मान लेता है, तो गुलाब दलाल है। तो बाहर आकर के हम समझा कि तुम लोग नहीं जानते हो तो पूछो, यदि नहीं जानते तो बोला ITI अधिनियम 1956 क्या होता है? हम बोला उसमें है कि ये 1.5 साल तुमको ट्रेनिंग कराएगा, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुमको स्टाइपेंड दे। उसके बाद अप्रेंटिस कराएगा, ये प्लांट में वही काम तुमसे कराएगा, तो वो जो तुमको भत्ता देगा उसका दुगुना देगा। और वो उसका 1.5 साल जब पूरा हो जाएगा, 3 साल दोनों मिल के, तब एक फॉर्मेलिटी होके तुम्हारा इंटरव्यू होके तुमको BSL में नौकरी को। हाँ, ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ इतना लंबा प्रोसेस, डायरेक्ट बोलिए नौकरी देगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नहर काटेंगे। बोला हम नहर काटने के पक्ष में नहीं है, अब नहर काटने जाओगे तो उसके बाद आंदोलन
तुम्हारा बिखर जाएगा। कहा कि मैं अपना देखा हूँ, माइकल से मारे तो हमारे साथ ही एग्रीमेंट। आज तक का ये दावा है कि विस्थापित संघर्ष मोर्चा और गुलाब चंद्र के साथ डीसी धनबाद, मैनेजमेंट बोकारो स्टील प्लांट, डीपीएलआर और गुलाब, ये चारों आदमी के साथ एग्रीमेंट हुआ। कोई एमएलए, कोई एमपी आज तक एग्रीमेंट नहीं करा सकता। तो क्या भविष्य है आगे? आगे के भविष्य के लिए जब रास्ता ये अप्रेंटिस निकला तो ये अप्रेंटिस में हम इसका विरोध किया। सतीश चंद्र के थे एसडीओ, में विरोध किया कि आप जो ये जो कहते हैं 1500 अप्रेंटिस और हम साले इतना है, ये कौन 1500 को लेंगे। तो अब अग्रवाल साहब थे, ईडी बैठक में थे, बोला बोलो बोलो क्या करना चाहता है, बोलो बोलो। हम बोले 1 फैमिली 1 मैन अप्रेंटिस शुरू कीजिए। डीपीएलआर से लिस्ट मांगिए 1 फैमिली 1 मैन, और 500 सही, लेकिन 500 को अप्रैल में और 500 को अक्टूबर में आप शुरू कीजिए। एग्री हो गया, ठीक है। 500 अप्रैल और 500 अक्टूबर में 1 फैमिली 1 मैन। 4 बजे सतीश चंद्र का फ़ोन आया, मैं यहीं लेटा हुआ था। सतीश चंद्र एसडीओ थे। फ़ोन आया कि गुलाब जी वो तो जो फैसला हुआ था वह बदल गया। क्यों? बोला 5 संगठन के लोग आए हैं, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। ये लोगों का कहना है कि नहीं 1500 होने दीजिए, अभी 1 फैमिली 1 मैन में बड़ी लफड़ा है। हम बोले आप एज यू लाइक। वही 1500 में ये लोग मान जाते तो 1 फैमिली 1 मैन होता। 1 फैमिली 1 मैन होता तो इनकी क्या जाती। ये सोच रहे हैं कि हमको पहले हो जाए, इसका हो चाहे नहीं हो। तो ये गड़बड़ा गया। तो वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं मीडिएटर हो गया। मैनेजमेंट से भी बात किया, डीपीएलआर से भी बात कराया, एसडीओ से भी बात कराया, हम ही मीडिएटर बने। वार्ता में भी इन लोगों को घुसने नहीं दे रहा था, हम ही बुलवा करके वार्ता करा करके इन लोगों को लाने पर किया। ये लोग बीच में कंफ्यूज हो गया, कभी बिरंची नारायण, कभी पशुपतिनाथ सिंह, कभी उसके साथ मैनेजमेंट के पास, जिसका जिससे लगाव था उनको लेके जाने लगा। अब मैनेजमेंट इन लोगों को टालाने लगा, टाला तो ये आंदोलन हुआ। आंदोलन में मैं शरीक नहीं था। मैं 3 तारीख को हॉस्पिटल से आ रहा था, हमको नहीं जाने दिया उस रास्ता से, डिस्प्लेस ही नहीं जाने दिया। बोला खूब चिंते हैं, ये डिस्प्ले ये BSL का दलाल है, इसको इधर से नहीं जाने देंगे। तो थोड़ा सा हमको भी ख़राब लगा, लेकिन उन लोगों का आंदोलन था और मैं बीमार था, मैं लौट गया। दूसरा दिन सुना कि लाठी चली, मैंने 3 तारीख को लाठी चली। तो मैं उसी हालत में अपने 5-7 साथियों के साथ गया हॉस्पिटल, देखा सबको, और मेरा प्रेस रिलीज गया कि प्रेम महतो को 50 लाख रुपया इमीडिएटली, और आज उसके फैमिली को डिपार्टमेंटल ऑफ़र लेटर चाहिए। साथ में जो 25 आदमी हॉस्पिटल में है उसका भी ऑफ़र लेटर आज शाम तक चाहिए, तब आंदोलन रुकेगा, नहीं तो आंदोलन और बढ़ेगा। रेस्ट जो बचता है उसको 10 दिन के अंदर। अप्रेंटिस वाले लोग इसका विरोध किया, उसमें जयराम सिंह महतो भी विरोध किया, उसमें शत्रुघ्न महतो भी विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं, आज सब नौकरी लेके जाएंगे। तो भाई आज हम तो पार्ट मान के मैनेजमेंट को घेर रहे हैं कि अभी जो मरा है उसको दो, जो हॉस्पिटल में है उसको दो, 10 दिन में बाकी लोगों को दो। और तुम कहता है सबका नौकरी 1500 का लेके निकलेंगे, तो मैं चुप हूँ। हुआ तो कुछ नहीं, ना उसको मिला ना इसको मिला, ना 1500। बाद में जब बाहर निकले तो मालूम हुआ कि इन लोग मान गया 25 लाख रुपया में, कंपनसेशन 25 लाख रुपया में, नौकरी की कोई बात नहीं। हम बोले कि गया। दूसरा दिन सुना कि ढुल्लू महतो आए तो 50 लाख, जो आप तो कह रहे थे वही हुआ। लेकिन नौकरी वाला पर वो भी नहीं कुछ बोले। अब नौकरी वाला पर हुआ कि हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं प्लांट में, आउटसोर्सिंग में। हम बोला हम आउटसोर्सिंग में डिस्प्लेस नहीं जाएगा। मेरा ऐसे भी बात होती है, बीच में गए थे ये देने के लिए, तब बात हुई।
हम बोले मेरा लोग वो RC बैस, DP महेश्वरी, KM जॉर्ज, इनकी हमको चाहिए नौकरी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित रूप से नौकरी चाहिए। और तब दोनों के न समय ये इतने ही साल तक लेंगे, न संख्या दिया हुआ है। माने जब तक चिमनी का धुआं उठेगा तब तक हमको देना पड़ेगा। ये तो बात कहा भी जाता है कि इंदिरा गांधी बोली थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक 4th ग्रेड का। मैं तो नहीं सुना था, और इंदिरा गांधी के टाइम में ये सब एग्रीमेंट की कुछ, लेकिन लोग बोलता है कि ऐसा कुछ बोलने के लिए बोलता है। इमामुल अली खान ने 4th क्लास चालू किया, तो इसको क्या कीजिएगा, जबकि वो चिट्ठी दूसरे टाइम का है, वो चिट्ठी दूसरे टाइम। अभी जो आंदोलन चल रहा है जिसको लेकर घुमा जा रहा है, उसका एकदम कम शब्दों में बताइए क्या भविष्य है, क्या ऐसे ही है? ये वोट का भविष्य, अभी तो चुनाव ही नहीं, वोट बनल रहेगा ना, आंदोलित रहेगा ना। ये विधायक सांसद के फंड से आंदोलन करने के, जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं वो अंतिम मंजिल तक नहीं जाएंगे, वो वोट तक ये आंदोलन चलेगा, अगला चुनाव तक। नतीजा कुछ फिर जनता बेवकूफ़ बोकारो में मराफरी का बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें हम भी हैं, बेवकूफ़ हम भी हैं। तब ना हमारे बात को नहीं हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ नहीं आ रहा है। लेकिन हमने 90 में दिखाया, ये 2006 में हमने विस्थापितों से वादा किया था कि आंदोलन करेंगे, लाठी गुलाब खाएगा, गुलाब का खून गिरेगा, गुलाब गोली खाएगा, गुलाब जेल जाएगा, सब में हम आगे रहेंगे। लेकिन जब बहाली चालू होगा तो गुलाब पीछे रहेगा और आप लोग आगे रहेंगे। तो आपको काहे बोलता है कि बेसल का दलाल है बोलते? इसलिए कि मैं, आप जो कहना चाहते हैं या जो लोग बोलना चाहते हैं, जो लोग खाली हमारा करा दीजिए ना, बस खाली हमारा आप बोल दीजिएगा तो हो जाए। क्यों बोलता है? ऑयल रिटेशन प्लांट दिख रहा है, वहाँ 74 आदमी इंटरव्यू देकर बैठा हुआ था, सारे तिकड़म लगा लिया, वो 74 आदमी को ज्वाइनिंग नहीं हुआ। जब नहर काटने की बारी आई, जब मैं विरोध किया तो हमको 4 थाना आके उठा के ले गया, जाके 9 में छुपा के रखा, 9 थाना। हमने मना किया कि भाई हम नहर काटने के पक्ष में नहीं जाएंगे। थाना काहे ले गया फिर आप? इसलिए कि उस समय तक मैं कन्वेनर था। मैंने आपका बैनर था और नहर कोई काट रहा था। कन्वेनर संयोजक, मैं संयोजक था, लेकिन संयोजक का बात को रात को नहीं रिले हुआ कि हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वहाँ लोग जमा हो गया, नहर को लोग काट दिया। हम बोले कि अब आंदोलन ख़त्म हो गया, और हो ही गया। उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद से ये हुआ कि नहीं, ये अपने जाके थाना में घुस गए। मैं थायराइड का पेशेंट, मैं उस समय एक और हमारा थोड़ा, तो हम दवा खा रहे थे, उसी समय दीवार फांद के पुलिस आई। तो शिवन बोले दीवार फांद के आने का, हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे बात है, नहर कट रहा है। तो बोला कि मेरा लोग तो नहीं जाएगा, मैं तो विरोध किया हूँ। बोला नहीं, आदेश है SP साहब का कि आपको, और ये महिमा पत्र का। तो लेके जब गया तो हम थाना में महिमा पत्र को खूब गाली दिया, वो सब CCTV में कैद हो गया, वो खूब गाली दिया। उसके बाद आए तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, स्टील मिनिस्टर। तो हुआ कि भाई उनसे मिलेंगे, सहदेव साहब का ख्वाहिश हुआ। हम बोला, वो सबसे बोल रही है, जितने BJP के नेता सबसे बोला, सब बोला कि सेक्टर 1 आओ। हम बोला हमसे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, हमारा जात का प्रीति भोज है चंद्रपुरा, हम जाएंगे। तो बोला कि नहीं, इसको ऐसे कीजिए। मैं अपना तिकड़म लगाया, हुआ कि 5 आदमी आप बोकारो निवास में आ जाइए, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन फर्स्ट स्टेप में। तो उसमें इन लोग एक गलत आदमी को ले गया, रघुनाथ माता को ले जाना था, फुलचंद माता को ले गया, रघुनाथ माता को। अब हम लोगों को खाना खाने के लिए दिया तो हम लोग खा रहे हैं, और सबके हाथ में गुलदस्ता है। गुलदस्ता खरीदे मैं, थमाया आपको, जो आप एक 2 गुलदस्ता, वो गुलदस्ता थमा दिए, खा रहे हैं। वैसे ही
पार होकर के सेल चेयरमैन, सीओ, मंत्री जा रहे हैं, डीसी जा रहे हैं। कहाँ है गुलाब जी का टीम? कहाँ है गुलाब जी का टीम? ऐसा दौड़ा रघुनाथ माथुर, नहीं, ऐसा दौड़ा रघुनाथ माथुर, गुलदस्ता वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ऐसे पहुँचते पहुँचते जाके अपना वो कागज़ थमा दिया। आप ही गुलाब जी हैं? तो बाद में हम खड़ा हुए, बोले नहीं हम मैं हूँ। अरे कुर्सी दो। कुर्सी नहीं था तो महिमा पत्रे का ही कुर्सी हमको दे दिया। उसको थोड़ा तकलीफ लगा तो हम बोला कि मेरा कोई डिमांड नहीं, डिस्प्लेस का कोई डिमांड नहीं। तो फिर ये आंदोलन क्यों होता है? हम बोले ये कागज़ के लिए। ये आपने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने कागज़ दिया है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। कहाँ आंदोलन होगा? ये नहीं हो रहा है इसलिए कहता है कि इसको इम्प्लीमेंट, इसको ठीक से स्टडी करो और 2 दिन में रिपोर्ट दो। क्या वो क्या दे रहे थे वो रघुनाथ माथुर? एसपोन प्रभावित क्षेत्र के घर घर नौकरी। एसपोन उसी ने यहाँ पे बाउंड्री ले लिए। अब क्या अब मैंने सब जो भी बात दिया था वो एसपोन एरिया था, और उसी के नाम पे बाउंड्री भी ले लिए। जो भी किया वहाँ जितना लोग है इस आंदोलन में, नेता लोग, सबका कुछ ना कुछ है। वही करता है। या तो बीएसएल के अंदर ठेकेदारी करना है या फिर आंदोलन करना है। तो दोनों कैसे संभव होगा? आप सेल में ठेकेदारी भी करेंगे, आप आंदोलन भी करेंगे, आप विस्थापित की नौकरी की बात भी करेंगे, इतना चुत एक साथ संभव नहीं। अभी जो आ रहा है विस्तारीकरण के लिए, वो ठेकेदारी के लिए आ रहा है। वो नहीं, ये नहीं कहता कि विस्थापित का पेंडिंग जो भी है, मैं बैकलॉग में अभी 20,000 मांग रहा हूँ कि 20,000 लोग बैकलॉग में हमको अशिक्षित, शिक्षित, प्रशिक्षित महिला पुरुष को नौकरी एकमुश्त दे दो, तुम विस्तारीकरण करो, हमारा संगठन तुम्हारे साथ है। हमारा लोग कहता है 20,000, हमको अकेले नौकरी देवे नहीं करता है, हमको एगो नौकरी दिला दीजिए। तो हम लड़ रहे हैं 64 गांव के लिए और तुम कह रहा है कि हमको एगो नौकरी दिला दो। तो इसलिए मैं भी दलाल हूँ। चलिए, बहुत लंबा बातचीत हो गया हमारे। मैं विस्थापित के लिए दलाल हूँ, मैनेजमेंट के लिए मैं दुश्मन हूँ। और आज भी मेरा मैनेजमेंट को मैं उंगली दिखा के बात करता हूँ, लेकिन विस्थापित गाली देता है तो मैं चुपचाप सुनता हूँ। तो विस्थापित गाली देता है, उसका नेता लोग गाली देता है? नेता लोग गाली देता है। विस्थापित तो हम भी हैं, हम तो आए हैं आपके पास। नेता लोग गाली बकता है अपनी बचाव के लिए, क्योंकि लोगों को ठग के रखे हैं, तो वो अपनी बचाव के लिए गुलाब को दोषी बना दो। उसी के चलते नहीं हो रहा, नहीं तो हो गया था। तुम अपने गलती की हो तो अपना गलती मेरे पर क्यों होती है? तो बहुत लंबी बातचीत हो गई। हम वीडियो में जितना भी देर है उससे पहले लगभग 1-1.5 घंटा हम लोग बातचीत किए, और हमको लगता है कि पहली बार इस तरीके की बातचीत हुई है हम दोनों के बीच में। हम बहुत दूसरी बार इनसे मिल रहे हैं। और आप अगर बोकारो सेल के पूरे उस संघर्ष को, मतलब मारामारी बना जब, और उसके बाद जो एक्वायरम का बात हुआ, पूरा संघर्ष देखेंगे तो हमको लगता है कि फ़िलहाल एक ही मात्र नेता है जो जिंदा है इस बात को बताने के लिए कि डेट बाय डेट क्या क्या हुआ था। मैं अब आपको अपना मुंह से अपना डेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को बताऊंगा। हम तो अभी वही बता रहे हैं, बस हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगली बार जब हम लोग मिले तो विद डॉक्यूमेंट मिले। तो ये हमको बोलते तो हम डॉक्यूमेंट निकाल, बहुत हड़बड़ी मिले हैं अगली बार, लेकिन डॉक्यूमेंट, लेकिन इसमें हम का वो सब है। ये एक पत्र जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब ये अगस्त के महीने में 28 तारीख को लिखा गया है, और इसमें बाकायदा सारा डिटेल जो चीज़ों का जिक्र है उनका डॉक्यूमेंट इनके पास है, वही चीज़ों का। अच्छा, एगो यहाँ हम देख रहे हैं विस्थापित संगठन 826, ये मेरा लेटर नंबर है। तो 826 पत्र लिख चुके हैं आप अभी तक? हाँ, मैंने विभिन्न विभागों को, मतलब सेले के अंदर ना, बोकारो के अंदर ना। मैंने डीसी को भी दिया हूँ, सीओ को भी दिया हूँ, बीडीओ को भी दिया हूँ। विस्थापित संबंधित ना? हाँ, विस्थापित से संबंधित। आप 826 लेटर लिख चुके हैं अभी तक? मैं किसी का पैरवी भी लिखता हूँ तो अब अपना लेटर नंबर दिख देता हूँ। कब से लिख रहे हैं? मैंने कब से संगठन? मैंने हर साल हमारा ये नंबर चेंज होता है। कब से ये संघर्ष मोर्चा है? 1986 से इसका। 86 से 826 लेटर लिखा गया? नहीं, 1 साल का है ये। अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी का था। अच्छा, 1 साल में 826 पत्र लिख चुके हैं? हाँ।
विस्थापित संबंधित मामलों को हाँ। लेकर, चाहे वो पैरवी का हो, चाहे आंदोलन का हो, चाहे डिमांड का हो। जो आया कुछ कहने के लिए, क्या आप चिट्ठी बना दीजिए, तो मैं ये लेटर नंबर डालता हूँ। हाँ, तो मतलब विस्थापित संबंधित ना। हाँ, विस्थापित संबंधित। ये तो बड़ी बात है कि एक साल में आप 1000 से ज़्यादा पत्र लिख देते हैं विस्थापितों के नाम पर, अब फिर भी आपको दलाल बोल देता है लोग। अब कहने वाले को, राम को भी कभी किसी ने कुछ कहा था, सीता को भी किसी ने कुछ कहा था। धोबी के कहने से सीता को राम ने त्याग दिया था। लेकिन फिर भी आप अब फिर से लड़ाई तैयारी कर रहे हैं। हम अभी फिर लड़ेंगे। हम थोड़ा सा घरेलू मामला है, इसको बंद करोगे तो बोल देंगे, इसको बंद करोगे तो बोल देंगे। हाँ, मतलब इसको पहले ख़त्म कर देते हैं फिर। नहीं, इसको बंद करोगे तो बोल देंगे कि हम क्यों अभी रुके हुए हैं। नहीं, हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं बातचीत। ठीक। ये पूरी बातचीत ख़त्म हो गई है। पूरा बेहतर बातचीत है, एक लंबी बातचीत है। अभी फ़िलहाल सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है उस पर बातचीत हुई है, लेकिन अगली बार जब हम मिले इनसे तो विद डॉक्यूमेंट मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।